एसीबी ईओडब्ल्यू के 3 अधिकारियों के खिलाफ दायर परिवाद के आवेदन पर सुनवाई रायपुर कोर्ट में करीब 2 घंटे से ऊपर चली। बचाव पक्ष ने अदालत में 5 न्याय दृष्टांत पेश किए, जबकि परिवादी की ओर से 2 न्याय दृष्टांत पेश किए गए। इस पूरी बहस में क्या अहम मुद्दे थे, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। तो सबसे पहले ये जानिए कि मामला क्या है। रायपुर जेएमएफसी कोर्ट की मजिस्ट्रेट आकांक्षा बेग के सामने एक परिवाद पेश किया गया है। ये परिवाद एसीबी ईओडब्ल्यू के 3 अधिकारियों के खिलाफ पेश है। इस परिवाद में आरोप है कि कोयला घोटाला मामले में जो आरोपी है निखिल चंद्राकर, उसकी ओर से एक कलमबंद बयान, जिसे 164 का बयान कहा जाता है, पुराने जो प्रक्रिया थी उसके हिसाब से, अब बीएनएसएस चालू हो गया तो उसमें नया क्या है मैं वो ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। तो कलमबंद बयान कोर्ट में दर्ज करना बताया गया। परिवाद ये कहता है कि वो बयान कोर्ट में दर्ज नहीं हुआ, वो बयान पेन ड्राइव में एसीबी के अधिकारियों ने तैयार किया और उसे कोर्ट में पेश कर दिया। परिवाद में बताया गया कि निखिल चंद्राकर का ये जो कलमबंद बयान था, इसको सुप्रीम कोर्ट में भी पेश कर दिया गया। यानी परिवाद ये कह रहा है कि जांच एजेंसी के अधिकारी, जिनमें अमरेश मिश्रा, राहुल शर्मा और चंद्रेश ठाकुर शामिल हैं, उन्होंने साक्ष्य को गढ़ा और उसका दुरुपयोग सुप्रीम कोर्ट में किया। ये कलमबंद बयान कोर्ट के बाहर गढ़ा गया और उसमें कईयों के नाम जोड़े गए हैं। परिवाद में इन आरोपों के साथ साथ निजी तौर पर कराए गए टेक्निकल रिपोर्ट को भी बतौर साक्ष्य शामिल किए जाने की बात कही गई है। परिवाद ये कहता है कि जो एसीबी ईओडब्ल्यू के वे 3 अधिकारी हैं, उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 229(1), 229(2), 231, 233, 237, 340(2) और धारा 336 के तहत कोर्ट मामला पंजीबद्ध करे। परिवाद पंजीबद्ध करने के पहले एसीबी के तीनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। अधिकारी तो पेश नहीं हुए, लेकिन उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रवि शर्मा और परिवादी की ओर से अधिवक्ता फैजल रिजवी पेश हुए। रायपुर कोर्ट में शुरू हुई बहस करीब 2 घंटे से कुछ ज़्यादा वक्त तक चली है। एसीबी की ओर से, यानी एसीबी के अधिकारियों की ओर से मौजूद अधिवक्ता रवि शर्मा ने परिवाद की विधिक स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने परिवाद के आवेदन पर जारी नोटिस को ही चुनौती दे दी और साथ ही ये भी कोर्ट से कहा कि ये अदालत यानी जेएमएफसी कोर्ट इस परिवाद की सुनवाई नहीं कर सकती। वकीलों से खचाखच भरे कोर्ट रूम में अधिवक्ता रवि शर्मा ने सवालिया लहजे में कहा, इस प्रकरण में जो अधिकारी हैं, जिन्हें आरोपी बताया जा रहा है, वो राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले अभियोजन की अनुमति अनिवार्य है, उसके बगैर ये कार्रवाई चल ही नहीं सकती। एडवोकेट रवि शर्मा ने परिवाद के आवेदन की विधिक अधिकारिता पर सवाल उठाया और उन्होंने कोर्ट से कहा, जिस 164 के बयान का मामला है, उसमें अधिकारियों ने अपने घर की संपत्ति हासिल करने के लिए उसको नहीं कराया। ये एसीबी के अपराध क्रमांक 2 और 3 के लिए अपराधी का दिया उसका अपना बयान है। एडवोकेट रवि शर्मा ने कहा, 164 यानी 164 यदि वैसा नहीं हुआ जैसा होना था तो उसके प्रावधान दूसरे हैं, ना कि परिवाद पेश हो जाएगा। जिस कोर्ट में 164 का बयान हुआ वो कोर्ट तय करेगी। ये बात ट्रायल की विषय वस्तु भी हो सकती है। अन्य किसी मजिस्ट्रेट के सामने ये न बहस का विषय हो सकता है और ना ही इसका संज्ञान लिया जा सकता है। एडवोकेट रवि शर्मा ने कोर्ट से कहा कि ये बयान कामिनी वर्मा जी की कोर्ट में हुआ, यानी 164 का बयान। क्या ये कोर्ट यानी जेएमएफसी इस बात का संज्ञान ले सकता है कि कामिनी वर्मा की कोर्ट में क्या हुआ? मजिस्ट्रेट ने सही किया या गलत किया, ये इंक्वायरी ये कोर्ट नहीं कर सकती। जबकि एडवोकेट रवि तर्क दे रहे थे, तभी उन्होंने अपनी बातों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के 5 न्याय दृष्टांत पेश किए। इनमें इंदिरा गांधी हत्याकांड के आरोपी केहर सिंह और सुब्रमण्यम स्वामी के साथ साथ बोफोर्स केस का मामला भी था। बचाव पक्ष यानी एसीबी के अधिकारियों की ओर से पेश एडवोकेट रवि शर्मा ने परिवादी गिरीश देवांगन के परिवादी होने पर विधिक सवाल किया। रवि शर्मा ने कोर्ट से कहा कि गिरीश देवांगन निजी व्यक्ति हैं,
यदि कोई बयान गलत है, यानी 164 का बयान गलत है, गलत तरीके से दर्ज हुआ है, तो इसकी जानकारी वो देगा जिसका बयान गलत तरीके से पेश किया गया। जिसने बयान दिया वो कुछ नहीं कह रहा है, गिरीश देवांगन जरूर कह रहे हैं। सामने गिरीश देवांगन हैं जो इस केस में कुछ भी नहीं है, न वे पीड़ित हैं, न वे आरोपी हैं, न वे साक्षी हैं, मगर वो सामने खड़े हैं बतौर परिवादी। गिरीश देवांगन के वकील जानते हैं कि अभियोजन स्वीकृति अनिवार्य है, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं की। वे जानते थे कि आवेदन मेंटेनेबल नहीं है, यानी कोर्ट में प्रचलन योग्य नहीं है, उसके बावजूद आवेदन हुआ। आवेदन में जानबूझकर यह लिखा गया कि 164 का आवेदन पुलिस ने तैयार किया, क्योंकि इसके पीछे वजह थी कि जांच को स्कैंडलाइज्ड किया जा सके। एडवोकेट रवि शर्मा ने कहा कि गिरीश देवांगन इस मामले में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हैं। कोई अब्दुल्ला, कोई खामखा इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। जबकि एडवोकेट रवि शर्मा गिरीश देवांगन की भूमिका और उसके कानूनी पहलुओं पर सवाल उठा रहे थे, तब ही एडवोकेट रवि शर्मा ने ये शब्द कहे। ध्यान से सुनिएगा जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, जो गिरीश देवांगन ने किया, यानी परिवाद पेश करना, जो गिरीश देवांगन ने किया वो केवल इसलिए किया क्योंकि अभियुक्त के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था। अब ये शब्द मैं मेंशन क्यों कर रहा हूँ, इसको इतनी कह क्यों रहा हूँ आग्रह से कि इसे ध्यान से सुनिए जो उन्होंने कहा, क्योंकि इस मुद्दे पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भूपेश बघेल ने की थी। कोर्ट में एडवोकेट रवि शर्मा ने जो कहा उसे फिर से दोहराता हूँ। उन्होंने कहा कि जो गिरीश देवांगन ने किया, यानी परिवाद पेश किया, वो केवल इसलिए किया ताकि इसको स्कैंडलाइज्ड किया जा सके, और इसलिए किया क्योंकि अभियुक्त के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था। परिवादी की ओर से एडवोकेट फैजल रिजवी ने बचाव पक्ष की ओर से उठाए गए कानूनी मुद्दों का क्रमवार जवाब दिया। एडवोकेट फैजल रिजवी ने कोर्ट से कहा, किसी संज्ञेय अपराध की सूचना कोई भी दे सकता है, आम आदमी पुलिस को दे सकता है, कोर्ट स्वयं संज्ञान ले सकती है। तो गिरीश देवांगन को लेकर ये जो प्रश्न उठाया जा रहा है ये सही नहीं है। एक आम नागरिक जिसे पता चला कि अपराध हुआ, उसने सूचना दी है, वो परिवाद पेश कर सकता है। जहां तक अभियोजन स्वीकृति की बात बचाव पक्ष ने कही, तो उस पर एडवोकेट फैजल रिजवी ने कोर्ट से कहा कि बचाव पक्ष की ये जो दलील है ये प्रीमेच्योर है। जांच के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जांच में यदि परिवाद की जो प्रारंभिक जांच है उसमें मामला प्रमाणित पाया जाता है, अभियोजित या अभियोजन का विषय तैयार होता है, तो अभियोजित होने के ठीक पहले ये अनुमति जरूर चाहिए। अभी तो ये जांच करना है कि जो काम किया गया था वो कानूनी था या नहीं, वो सरकारी था या व्यक्तिगत फायदे के लिए किया गया। एडवोकेट फैजल रिजवी ने कहा कि इन लोगों ने फैब्रिकेटेड दस्तावेज तैयार किए और अपने लाभ के लिए पेश किया। इस फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट में कर दिया गया। कोर्ट ने 164 का कोई बयान कोर्ट के अंदर हुआ ही नहीं, ये बयान तो एसीबी ने तैयार किया। कोर्ट से हमने बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत ही आवेदन किया है, हमने रिकॉर्ड बुलाने का आग्रह किया है। फैजल रिजवी ने कोर्ट से कहा कि यदि इस मामले में अदालत ध्यान नहीं देगी तो जंगल राज कायम हो जाएगा। एक न्यायपालिका ही है जिस पे आम नागरिक का भरोसा है। यदि ये होता रहा तो आम नागरिक कहाँ जाएगा? कोर्ट रिकॉर्ड कॉल कर ले और देख ले। फैजल रिजवी ने कहा कि कोर्ट रिकॉर्ड देखकर खुद कह देगा कि ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा ब्लंडर, ऐसी इतनी भयावह चीज कैसे संभव है। इस बहस के बाद कोर्ट ने 4 नवंबर की तारीख दे दी है। संभावना यही है कि इस तारीख को कोर्ट ये बताएगी कि परिवाद का आवेदन चलायमान है या नहीं है, यानी मेंटेनेबल का जो प्रश्न, जो विधिक सवाल बचाव पक्ष के अधिवक्ता रवि शर्मा ने उठाया, वो सवाल को न्यायालय का समर्थन मिल जाता है, न्यायालय उससे सहमत हो जाती है, तो ये हो सकता है कि कोर्ट इस आवेदन को ही खारिज कर दे, यानी परिवाद की प्रक्रिया आगे ही ना बढ़े। ये भी हो सकता है कि तारीख बढ़ जाए। अब यदि ये फैसला आता है कि परिवाद का आवेदन ही मेंटेनेबल नहीं है तो क्या होगा? तो ये होगा कि जबकि परिवाद का मामला मेंटेनेबल होने न होने से पहले परिवाद के आवेदन के ही मेंटेनेबिलिटी पे प्रश्न उठा और उस पर कोर्ट सहमत हो जाए कि बचाव पक्ष जो कह रहा है वो सही है, इसलिए ये आवेदन को ही खारिज कर दिया जाता है,
तो भी ये मामला थमेगा नहीं, क्योंकि अदालतें और भी हैं।